हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बोर मॉडल। हमने नेट जेआरएफ के लिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट की थी। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये इसमें सेकंड लेक्चर है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने बोर मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, रीडबर्ग कांस्टेंट, और जो स्पेक्ट्रा था उसके लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा था और स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था। इस वीडियो में हम ओनली फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो क्वेश्चंस है बोर मॉडल से रिलेटेड, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन होंगे इतने इनफ होंगे बोर मॉडल में। ठीक है, क्योंकि बोर मॉडल तुम शुरू से पढ़ते आए हो और बोर मॉडल बहुत ईजी टॉपिक है। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो इनफ होंगे इतने, यदि इनको ढंग से कर लेते हो तुम। ठीक है, तो देखो लेक्चर 2 है, इसमें जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें पहले बता देता हूँ। ये हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। देखो हमने माना था जो हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, उसका मास इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का केस लिया था हमने, इन्फिनिटिव। ठीक है, माना, और वो फिक्स है और वो इन्फिनिटिव है। ठीक है, उसका जो मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इन्फिनिटिव और फिक्स है। उसके लिए हमने रेडियस निकाला था एप्सिलॉन नॉट h² पाई m z² n²। ये रेडियस का फॉर्मूला था। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको लिखेंगे हम r0। r0 है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी वैल्यू है जो वो है r0 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू n²। ठीक है, ये है इन्फिनिटिव मास के लिए। जब न्यूक्लियस का मास, जब न्यूक्लियस, इसको याद रखना, ये बार बार बता रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस का मास जब हमने इन्फिनिटिव माना था और वो फिक्स था, तब यहाँ पे जो मास आ रहा है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस मास, देखो यदि इन्फिनिटिव नहीं होगा, यदि न्यूक्लियस का मास फाइनाइट होगा तो इस मास की जगह फाइनाइट मास आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे रिड्यूस्ड मास। और जो रिड्यूस्ड मास होगा वो होगा न्यूक्लियस का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। n को न्यूक्लियस से लिख रहा हूँ मैं, या MH से भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन के लिए MH से लिख सकते हैं, या Mn से लिख लो न्यूक्लियस का मास। ठीक है, इंटू Mn प्लस, नीचे आ जाएगा Mn प्लस Me। अब जब Mn इन्फिनिटिव है, यदि हम Mn को इन्फिनिटिव कंसिडर करें तो ये आएगा Me, और Me है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इसको Me भी लिख सकते हो, डायरेक्ट M भी लिख सकते हो। लेकिन यदि ये फाइनाइट हुआ, तो हम इसको हम छोड़ नहीं सकते Me को। तब वो जो वैल्यू आएगी रिड्यूस्ड मास की, ये इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ी सी कम आएगी। कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ केसेस में कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें एटॉमिक फिजिक्स में जो बोर मॉडल से जो क्वेश्चन बनेंगे, उसमें दो ही क्वांटिटी चेंज हो सकती है। देखो, एक तो मास चेंज हो सकता है, फाइनाइट का वो इन्फिनिटिव ले लेगा। एक तो मास चेंज हो सकता है, ये वाली टर्म चेंज हो सकती है। एक जेड चेंज हो सकता है, जो प्रोटॉन नंबर है वो चेंज हो सकता है। सिंगली आयनाइज्ड एटम है या डबली आयनाइज्ड एटम, उनके लिए जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी और मास चेंज हो जाएगा। जो अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, वो हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका मास चेंज, कितने प्रोटॉन है अंदर, ठीक है, तो वो जेड की वैल्यू डिपेंड करेगी। और जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से का कितना टाइम है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है जो हाइड्रोजन एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और पार्टिकल ले आएँ, जैसे मेजॉन ले आएँ। मेजॉन पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन उसका मास अलग होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी में। ठीक है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो मास चेंज हो सकता है या जेड चेंज हो सकता है। ये दो क्वांटिटी है जो चेंज होने से ये कंप्लीट फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इन पे ही क्वेश्चन बनता है, या तो जेड चेंज कर देगा वही, या मास चेंज कर देगा। वो किस हिसाब से करेगा वो तुम्हें क्वेश्चन में पता लगेगा अभी। ठीक है, कैसे मास चेंज होगा, कैसे जेड चेंज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है रेडियस का फॉर्मूला, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये जो क्वांटिटी है ये V0, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। इसकी जो वैल्यू है वो है 1/137 इंटू C। ये याद रखना, 1/137 इंटू C, ये क्वांटिटी। और ये एनर्जी है En माइनस M पे भी डिपेंड कर रही है एनर्जी, Z² पे भी डिपेंड कर रही है। M और Z दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो मास और Z दोनों चेंज होने से एनर्जी भी चेंज होगी किसी भी एटम की। यदि M चेंज करेंगे और Z चेंज करेंगे, M की जगह रिड्यूस्ड मास आ जाएगा जब हम फाइनाइट का केस लेंगे। इस चीज़ को समझो, ये क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें अभी समझ आएगा। ठीक है, ये एनर्जी है, ये जो टर्म है ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, यदि Z इक्वल टू हम 1 लें तो ये वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी है हमारे पास
-13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। लेकिन एनर्जी मास के भी प्रोपोर्शनल है और जेड स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो। फिर हमारे पास है 1/λ, जो वेवलेंथ है, जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, जो हमें वेवलेंथ मिलेगी वो इस टाइप का फॉर्मूला होगा। NF है यहाँ पे लोअर लेवल, NI है हायर लेवल, ठीक है। NF है यहाँ पे लोअर लेवल, क्योंकि ये स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब्जॉर्प्शन में उल्टा हो जाएगा, जस्ट NF हायर लेवल हो जाएगा और NI लोअर लेवल हो जाएगा, ठीक है। और NI है यहाँ पे हायर लेवल। ये भी मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, फॉर्मूले क्वेश्चन करते हैं इस पे। R इन्फिनेटिव है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट। इन्फिनेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जब हमने न्यूक्लियस का मास इन्फिनेटिव मानना है, ठीक है। R इन्फिनेटिव -m e⁴ 8 ε02 h3c। और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ये सिर्फ m का फंक्शन है, तो यहाँ पे फाइनाइट मास लेने से रिडबर्ग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें हम, Z=1 के लिए, ठीक है, Z=1 के लिए आएगा R इन्फिनिटी -m e⁴ 8 ε02 h3c। ये कैसे आता है? ये एनर्जी को hc से डिवाइड करके फिर यहाँ पे कांस्टेंट बनता है, उसको रिडबर्ग कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। वो तुम्हें पता है, वो हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। ये फॉर्मूले ये तुम्हें याद रखने हैं, इनको नोट कर लो दोबारा, ये हमने कल भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। और इन भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन करोगे तो अभी समझ आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनमें एम कैसे चेंज होता है, जेड कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड n = 8 स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1 होगा और n = 8 स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाइड्रोजन एटम में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी फॉर द सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम मतलब ये हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसमें प्रोटॉन 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन, जेड की वैल्यू 2 होगी और इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। बोर मॉडल एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें ग्राउंड स्टेट से और n = 8 लेवल से निकालने के लिए? तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का लिया, हाइड्रोजन एटम में मास हमने इलेक्ट्रॉन का कंसीडर किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। फर्स्ट लेवल की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और 8th लेवल की एनर्जी होगी हमारे पास -13.6 अपॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये दोनों एनर्जी होगी हमारे पास, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 8² 64, ठीक है, -13.6 अपॉन 64। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए जो 8th लेवल है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अब हमारे पास पूछा है ये सिंगली आयनाइज्ड हीलियम में कितनी एनर्जी चाहिए। अब देखो जो एनर्जी है वो मास का फंक्शन है और जेड का भी फंक्शन है। यहाँ पे देखो एनर्जी है, एम का भी फंक्शन है, जेड का भी। अब जेड की वैल्यू, एम तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो सेम रहेगा, हीलियम पॉजिटिव एटम में भी इलेक्ट्रॉन का मास वही रहेगा सेम। जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो सिर्फ जेड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो Z², तो एनर्जी का जो फॉर्मूला, इन जनरल एनर्जी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं -13.6 n² × Z², ठीक है। यदि मास सेम है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हीलियम में भी है और हाइड्रोजन में, दोनों में सेम है। यदि वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल नहीं है, तो ये हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी -4 × 13.6 अपॉन n²। तो फर्स्ट लेवल के लिए एनर्जी आएगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए -4 × 13.6 और 8th लेवल के लिए एनर्जी आएगी हमारे पास -4 × 13.6 अपॉन 64, तो आ जाएगा 16, तो आ जाएगा -13.6 अपॉन 16। तो इसको डिवाइड कर लेना। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हमें, इतनी हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम से, ठीक है, उसकी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से और उसकी
जो 8th स्टेट है n=8 वाली जो स्टेट है उन दोनों से निकालने की। तो यहाँ पे चेंज किया, जेड की वैल्यू 2 पुट हुई, तो यहाँ पे इन जनरल ये फॉर्मूला है हमारे पास 13.6 Z² लिथियम के लिए पूछा होता है Li++, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 3 हो जाती। ठीक है, डबली आयनाइज्ड जो लिथियम आयन है उसके लिए पूछा होता तो जेड की वैल्यू 3 हो जाती। फिर E1 आता है हमारे पास -9 इंटू 13.6 और E8 आता है हमारे पास -9 इंटू 13.6/64। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव है मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है फर्स्ट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, डिस्कस करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। ठीक है, मोस्ट ऑफनली बनता है, IIT जैम में भी बनता है, CSIR नेट में भी काफ़ी बनता है। ठीक है, और जस्ट में गेट में यहाँ ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, बहुत पेट क्वेश्चन है। ए पॉजिट्रोनियम एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिट्रोनियम एटम है जिसके सेंटर में पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, लेकिन इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, प्रोटॉन के मास के इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मास, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सेम मास है। तो ये फाइनाइट का केस है हमारे पास, इसमें जो न्यूक्लियस है उसका मास फाइनाइट है। ठीक है, और रिवॉल्विंग अराउंड सेम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, या कॉमन सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ठीक है, और दोनों हैं जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हैं दोनों एक पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। एक फिक्स नहीं है यहाँ पे, न्यूक्लियस फिक्स नहीं है, पॉजिट्रॉन फिक्स नहीं है, वो और इलेक्ट्रॉन दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड। और जो इनका देखो ये पॉजिट्रॉन है हमारे पास सेंटर में, E पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा, ये भी रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड और ये भी रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। तो दोनों सेम सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, एक फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो क्या पूछा है, कंपेयर इट्स आयनाइजेशन एनर्जी एंड स्पेक्ट्रम विद द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या था, एक प्रोटॉन था और प्रोटॉन को हमने फिक्स माना था क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन का मास है। तो हम मान सकते हैं लगभग इन्फिनिटिव फिक्स वाला केस था ये। ठीक है, फिक्स वाला केस था जहाँ पे एनर्जी ये थी हमारे पास En = -13.6। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस होगा, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन हम मान सकते हैं ये इन्फिनिटिव वाला केस है जिसमें एनर्जी है En -13.6/n²। यदि एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो En में तुम्हें जो मास की वैल्यू है वो पुट करनी होगी रिड्यूस्ड मास की फॉर्म में, वो होगा हमारे पास MP इंटू ME, MP + ME। यहाँ ME को हम नेगलेक्ट नहीं कर रहे, तो 1836 ME² 1837 ME, तो ये आएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सॉरी 0.99 समथिंग, 0.98 समथिंग ME आएगा। तो जो म्यू होगा वो ME से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 0.9 ME लगभग आ रहा है। ठीक है, म्यू, तो हम मान सकते हैं वो इन्फिनिटिव वाला ही केस है। ठीक है, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये मैंने बताया है तुम्हें, जस्ट इन्फिनिटिव वाला केस है। यहाँ देखो क्या सीन होगा, यहाँ जो एनर्जी है हमारे पास, यहाँ पे जेड की वैल्यू तो 1 ही होगी। ठीक है, यहाँ जेड की वैल्यू हमारे पास 1 ही होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है -m, देखो -m e⁴ 8ε02 h² इंटू 1/n², ये आयनाइजेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे m की जगह रिड्यूस्ड मास आ जाएगा क्योंकि हम फाइनाइट वाले का केस ले रहे हैं। ठीक है, फाइनाइट एटम का केस ले रहे हैं, फाइनाइट न्यूक्लियस है जो जिसका मास फाइनाइट है उसका केस ले रहे हैं। तो माइनस म्यू, यहाँ पे जो म्यू होगा वो होगा हमारे पास ME इंटू ME अपॉन ME + ME, क्योंकि दोनों का मास सेम है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, तो म्यू होगा ME/2। तो यहाँ पे जो अब आएगा हमारे पास म्यू आएगा ME/2 ME/2 e⁴ 8ε02 h² 1/n²।
ठीक है। तो तुम क्वेश्चन जब करोगे सोल्व, तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है म्यू की जो वैल्यू है वो देखो इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म में क्या आ रही है, और इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म में हमें ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जस्ट हमें एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 × n², तो हाफ हो जाएगी जस्ट -13.6 अपॉन 2 × n²। ठीक है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की जस्ट हाफ होगी। अब यहाँ पे जो 1/λ है, 1/λ क्या है हमारे पास, R इन्फिनेटिव स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं हम, 1/nf² - 1/ni²। और जो R इन्फिनेटिव है वो क्या है हमारे पास, R इन्फिनेटिव देखो ये भी m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन m की जगह म्यू रख देंगे हम, तो R इन्फिनेटिव नहीं रहेगा यहाँ पे, R की जगह R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको RP कर दो, पॉजिट्रॉनियम है तो RP कर दिया हमने, RP होगा यहाँ पे। अब म्यू देखो, म्यू यहाँ पे म्यू आ जाएगा, तो म्यू यदि म्यू को लिखेंगे m/2 me/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 × R इन्फिनेटिव। तो जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो भी जस्ट हाफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि m की जगह म्यू आ जाएगा और म्यू की वैल्यू me/2, और me/2 me यहाँ पुट करें तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, तो R इन्फिनेटिव/2। तो जो स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास, तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास 1/λ पॉजिट्रॉनियम के लिए ये आएगा R इन्फिनेटिव, ठीक है। इस यदि 1/λp लिखेंगे तो RP आना चाहिए यहाँ पे, RP 1/nf² - 1/ni², ठीक है, और 1/λp इसको हम लिख देंगे R इन्फिनेटिव/2 nf² - ni²। तो जो λp, और ये था हमारे पास लैम्डा हाइड्रोजन के लिए, 1/λh हाइड्रोजन के लिए, ये था हमारे पास पॉजिट्रॉनियम के लिए। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा देखो, लैम्डा 1/λh अपॉन 1/λp, इन दोनों का जो रेशियो आएगा R इन्फिनेटिव अपॉन R इन्फिनेटिव/2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लिया हमने, R इन्फिनेटिव अपॉन R इन्फिनेटिव/2 ऊपर चला गया, R इन्फिनेटिव से R इन्फिनेटिव कैंसिल हो गया, तो λp/λh ऊपर लिख देता हूँ इसको मैं, λp/λh आएगा हमारे पास 2, तो λp आएगा हमारे पास 2 × λh। तो जो वेवलेंथ है वो डबल हो जाएगी, जो हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है उसकी जो वेवलेंथ मिल रही है, फिक्स वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ अलग अलग मिलेगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशियन ब्रैकेट। जो वेवलेंथ लाइमन सीरीज, बामर, पाशियन ब्रैकेट वो हाइड्रोजन के लिए हमें मिल रही थी, उनसे जस्ट डबल वेवलेंथ हमें मिलेगी पॉजिट्रॉनियम के लिए, क्योंकि एनर्जी हाफ मिल रही है हमें, एनर्जी हाफ है तो वेवलेंथ जस्ट डबल होगी, फ्रीक्वेंसी हाफ होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हाफ होगी। तो यहाँ पे देखो क्या एनर्जी m पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे m चेंज हो रहा था, m क्या चेंज हो रहा था, रिड्यूस्ड मास क्या हो रहा था, me/2, ठीक है, रिड्यूस्ड मास चेंज हो रहा था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने फाइनाइट न्यूक्लियस का केस लिया, इन्फिनेटिव के लिए तो me आएगा जस्ट, फाइनाइट न्यूक्लियस के लिए me/2 आया तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, रिडबर्ग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, तो 1/λ भी चेंज हो जाएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट भी मास पे डिपेंड करता है, एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है। रेडियस देखो, रेडियस भी मास पे डिपेंड करती है, तो रेडियस जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ μ/2 आ जाएगा, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास, यदि हम रेडियस का फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, रेडियस पूछा नहीं है लेकिन रेडियस देखो क्या हो जाएगी, Rn हो जाएगा हमारे पास 2 × R0 × n², ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास। वेलोसिटी क्या होगी देखो, वेलोसिटी क्या जेड क्या एम पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी नहीं कर रही, वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी Vn = V0 × 1/n, ठीक है, वेलोसिटी एम पे डिपेंड नहीं कर रही तो वेलोसिटी सेम रहेगी, रेडियस है वो डबल हो जाएगी जस्ट, ठीक है। तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेजॉन है हमारे पास, एक मेजॉन पार्टिकल है जिसका चार्ज है -e इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और इसका मास है इलेक्ट्रॉन के मास का 207 टाइम, 207 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, ठीक है। कैन बी कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन लाइक मैजिक एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है उसने एक मैजिक जो मेजॉन है उसको कैप्चर कर लिया इलेक्ट्रॉन की जगह। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन लाइक एटम में, उसके चारों ओर
एक मेजोन है जो मूव कर रहा है, जिसका चार्ज -e है सेम, और जिस पे जो मास है वो 207 टाइम है इलेक्ट्रॉन के मास का। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास हाइड्रोजन है लाइक एटम, जिसे कहते हैं मैजिक एटम। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, द बाइंडिंग एनर्जी एंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज फॉर सच एन एटम। इस एटम के लिए हमें रेडियस, बाइंडिंग एनर्जी और वेवलेंथ निकालनी है लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन की। ठीक है, तो देखो रेडियस हमें पता था, रेडियस जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अब रिड्यूस्ड मास आएगा, देखो रिड्यूस्ड मास यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पर जो रिड्यूस्ड मास आएगा वो आएगा mp इंटू mu, mp प्लस mu, और mp हमारे पास 1836 me, और mu है हमारे पास 207 me, 1836 प्लस 207 me, तो ये आएगा 186 me, अराउंड आएगा 186 me। ठीक है, 186 me, इलेक्ट्रॉन के मास का 136 टाइम। अब जो रेडियस है वो है 0. देखो जो रेडियस है वो एक्चुअल में वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मास नीचे फैक्टर आता है, तो मास की जगह अब रिड्यूस्ड मास लिखेंगे। रिड्यूस्ड मास 186 me, तो 1/186 इंटू R0 इंटू n², और n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट होगी, तो ये होगा R0/186। ठीक है, तो 0.53 R0 था वो 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आएगा 0.53 अपॉन 186 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये रेडियस होगी हमारे पास फर्स्ट बोर ऑर्बिट की मैजिक एटम में। ठीक है, मैजिक एटम में जो रेडियस होगी, तो ये आएगा आंसर हमारे पास 2.85 इंटू 10⁻³ 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो रेडियस है उसकी वैल्यू R0 से 186 टाइम कम हो जाएगी। ठीक है, ये रेडियस होगी हमारे पास। अब हम कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो मास यहाँ पे Z की वैल्यू 1 ही है, बस मास देखना है तुम्हें, मास कहाँ आ रहा है, और बाकी वैल्यू तुम्हें पता ही है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास -13.6 n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस 13.6 में मास आ रहा है ऊपर। ठीक है, -13.6 है हमारे पास, m⁴ नीचे 8ε02 h², ये था हमारे पास 13.6, इसमें मास आ रहा है ऊपर। अब मास की जगह आ जाएगा रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास है हमारे पास 186 me, तो ये आ जाएगा 186 13.6 इंटू 186 अपॉन n²। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा, और n की वैल्यू यदि 1 ले हम तो आएगा -13.6 इंटू 186, 2530 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, बस जो मास है उसको रिड्यूस मास में चेंज करो, रिड्यूस मास इलेक्ट्रॉन के मास का कितना टाइम है तो वो एनर्जी उतने टाइम हो जाएगी, और रेडियस में कम हो जाएगा क्योंकि मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के। कैलकुलेट करते हैं हम वेवलेंथ। ठीक है, जो वेवलेंथ है फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। देखो वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है R∞। यदि हम इन्फिनिटी वाला केस लें 1/nf², हाइड्रोजन के लिए हम माने, हाइड्रोजन एटम के लिए ये हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला था। ठीक है, R∞, इसलिए लैम्डा इन्फिनेटिव लिख दिया। इन्फिनेटिव का मतलब जो प्रोटॉन का मास है वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, मतलब वो फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है मैजिक एटम के लिए वेवलेंथ, और कौन सी फर्स्ट लाइन, जो लाइमन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है उसकी। तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, फर्स्ट लाइन में देखो ये NF=1 होगा और Ni=2 होगा। NF की वैल्यू 1 होगी, Ni की वैल्यू 2 होगी, तो ये आएगा R∞ 1 - 1/4, तो ये आएगा 4 - 1 3/4 R∞। तो यहाँ पे जो लैम्डा आ रहा है 1/λ∞ आ रहा है 3/4 R∞। ठीक है, अब यदि हम मैजिक एटम की बात करें तो 1/λm आएगा, मैजिक एटम के लिए λm लिख लिया, R∞ की जगह Rm आ जाएगा इंटू 3/4। ये क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि फर्स्ट लाइन के लिए ये क्वांटिटी आएगी 3/4।
ठीक है। तो आर एम और आर इन्फिनिटी में क्या रिलेशन है, देखो जो आर इन्फिनिटी वो मास के प्रोपोर्शनल है, बाकी क्वांटिटी को छोड़ दो, ये देखो मास के प्रोपोर्शनल थे। अब मास की जगह रिड्यूस्ड मास आ जाएगा म्यू, और रिड्यूस्ड मास म्यू है हमारे पास 1/186 एम ई था उसमें पहले से ही। तो जो आर एम है हमारे पास वो होगा 186 टाइम आर इन्फिनिटिव, डायरेक्ट आर एम होगा हमारे पास 186 टाइम आर इन्फिनिटिव। तो ये होगा हमारे पास 186 आर इन्फिनिटिव इंटू 3/4। तो लैम्डा एम आएगा हमारे पास, अपोजिट हो जाएगा 4/3 आर इन्फिनिटिव इंटू 1/86। तो देखो 4/3 आर इन्फिनिटिव था आराम से हमारे पास। जो फर्स्ट लाइन थी लाइमन सीरीज़ में, जो फर्स्ट लाइन थी उसकी वेवलेंथ थी 911, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ थी, ठीक है, जब हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे। अब इस वेवलेंथ का कितना कम हो जाएगा, 1/86, ठीक है। जो लाइमन सीरीज़ में जो वेवलेंथ थी 4/3 आर इन्फिनिटी, उसका 1/86 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो थी आराम से 911 आर्मस्ट्रॉन्ग आई थिंक, और उसका 186, तो ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो ये वेवलेंथ आएगी हमारे पास 6.53। तो एनर्जी बढ़ गई थी, एनर्जी हो गई थी हमारे पास 2530, ठीक है, लगभग, हाँ, एनर्जी की वैल्यू आई थी हमारे पास 2530। तो एनर्जी से जो वेवलेंथ है, एनर्जी बढ़ गई थी तो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। एनर्जी थी एक्चुअल में वो बढ़ गई थी, एनर्जी कितनी थी हमारे पास -2530 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी 6.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। 911 आर्मस्ट्रॉन्ग से कितनी रहेगी, 6.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कोई किसी भी लाइमन सीरीज में कोई भी लाइन उसकी कैलकुलेट कर सकते हो, बामर सीरीज की कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मास चेंज हो रहा है यहाँ पे, याद रखना है, जो रिडबर्ग कांस्टेंट मास के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है, जो रेडियस है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास की जगह तुम्हें रिड्यूस्ड मास रखना है, और रिड्यूस्ड मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो देखना है तुम्हें बस, ठीक है। तो एक रिडबर्ग कांस्टेंट का एक इन जनरल हम फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। देखो रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखो एनर्जी के लिए भी लिख सकते हैं। रिडबर्ग, मान लो रिड्यूस मास है हमारे पास Me, और कोई हमारे पास प्रोटॉन दिया है Me प्लस MP, ये हमारे पास रिड्यूस्ड मास है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं Me/1 प्लस MP प्लस Me, MP से डिवाइड कर दिया 1 प्लस Me/MP, MP से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, ये लिख सकते हैं म्यू को। तो जो रिडबर्ग कांस्टेंट होगा हमारे पास आर पी की बात करें तो वो होगा R इन्फिनिटिव अपॉन 1 प्लस Me/MP, क्योंकि R इन्फिनिटिव सिर्फ Me पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। R इन्फिनिटिव है वो सिर्फ Me पे डिपेंड कर रहा है, और जो RP है वो रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जो रिड्यूस्ड मास के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट होगा वो R इन्फिनिटिव का इतना टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है जैसा हमने लास्ट में डिस्कस किए थे, मैजिक एटम पे ही है, लेकिन ये नेट JRF जून 2013 में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक बार खुद से ट्राई करके देखो इसको, पोज करके, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, ए म्यून फ्रॉम कॉस्मिक रे ट्रैप्ड बाय ए प्रोटॉन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन लाइक एटम, एंड जो म्यून का जो मास है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ सच एटम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है लाइमन सीरीज में, ठीक है। लाइमन सीरीज है जो, उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी इस एटम के लिए, ठीक है। तो देखो जो वेवलेंथ है उसका हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ R इन्फिनिटिव 1/NF² माइनस 1/Ni²। लॉन्गेस्ट कब होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब वो, देखो लाइमन सीरीज है तो NF की वैल्यू 1 होगी, लाइमन सीरीज़ के लिए NF की वैल्यू 1 होगी, और Ni की वैल्यू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होनी चाहिए। देखो इसको याद रखने का तरीका, इसमें कंफ्यूज होते हैं, लॉन्गेस्ट कब होगी, शॉर्टेस्ट कब होगी। देखो जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो N = 1, NF = 1, Ni = 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो Ni = जब 2 होगा तो एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ यहाँ लॉन्गेस्ट होगी, और इन्फिनिटिव ले Ni को तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी।
तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जब Ni2 होगा लाइमन सीरीज के लिए, तो Ni2 होगा यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो आएगा R इन्फिनेटिव 1 माइनस 1/4, तो ये आएगा R इन्फिनेटिव 3/4, तो 1/λ का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो म्यून एटम है, यहाँ पे जो एटम है वो मैजिक एटम है और इसका जो मास है वो रिड्यूस्ड मास है इसका जो ट्रैप्ड हुआ है, जो म्यून एटम ट्रैप्ड हुआ है, जो म्यून है पार्टिकल वो ट्रैप्ड हुआ है, उसका मास है 200 टाइम Me। तो इसका रिड्यूस्ड मास क्या होगा, कंप्लीट एटम का रिड्यूस्ड मास होगा 200 Me इंटू प्रोटॉन का मास है 1836 Me अपॉन 200 प्लस 1836 Me, तो ये आएगा अराउंड 180 Me, ठीक है। तो जो रिड्यूस्ड मास है 180 Me आ रहा है। तो जो रिडबर्ग कांस्टेंट होगा हमारे पास अब इस एटम के लिए वो होगा 180 इंटू R इन्फिनेटिव, 180 इंटू R इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि जो रिडबर्ग कांस्टेंट वो मास के प्रोपोर्शनल है, मास की जगह रिड्यूस्ड मास रखेंगे, रिड्यूस्ड मास 180 Me है। Me के कारण वो जब Me था ओनली तब R इन्फिनेटिव था रिडबर्ग कांस्टेंट, अब म्यू है तो 180 इंटू R इन्फिनेटिव होगा। तो यहाँ पे जो लैम्डा, अब लैम्डा M होगा हमारे पास, वो होगा R इन्फिनेटिव की जगह यह आ जाएगा 180 इंटू R इन्फिनेटिव इंटू 3/4, ठीक है। तो लैम्डा M क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा M आएगा हमारे पास 4/3 R इन्फिनेटिव इंटू 1/180, और इसकी वैल्यू हमें पता है, R इन्फिनेटिव की वैल्यू हमें पता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू है 1/R इन्फिनेटिव की वैल्यू ये है, ये पुट करेंगे हम 4/3 पुट करेंगे, तो ये आंसर आएगा हमारे पास अराउंड 6.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो इसको करने का एक और तरीका है हमारे पास, देखो क्या तरीका है, इसको एनर्जी से भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। यदि रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद ना हो तुम्हें तो डायरेक्ट एनर्जी से भी कर सकते हैं। देखो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास En = -13.6 अपॉन n², ठीक है। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ये n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और यदि हम मैजिक एटम की बात करें, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है हमारे पास 180 Me, तो एनर्जी आएगी हमारे पास -13.6 इंटू 180, ठीक है, अपॉन n²। तो E1 आएगा हमारे पास -13.6 इंटू 180, ठीक है। E2 आएगा हमारे पास -13.6 इंटू 180 अपॉन 4। ये E1 और E2 की वैल्यू होगी, एक लेवल E1 है, ये लेवल E2 है। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, इसमें से E2 माइनस E1, क्योंकि इस लेवल में से आ रहा है पार्टिकल तो वेवलेंथ एमिट होगी E2 माइनस E1, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी लाइमन सीरीज के लिए डेल्टा ई, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास E2 माइनस E1 -13.6 इंटू 180/4 प्लस 13.6 इंटू 180, तो ये आएगा 13.6 इंटू 180, 1 माइनस 1/4, तो आएगा 13.6 इंटू 180 3/4, तो ये आएगा एनर्जी डेल्टा ई, और डेल्टा ई हमारे पास hc/λ, डेल्टा ई को लिख सकते हैं hc/λ। तो यहाँ पे लैम्डा आएगा हमारे पास hc/13.6 इंटू 180 इंटू 3/4, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे hc की वैल्यू है हमारे पास, hc होगा, इसको याद रखना है hc की वैल्यू को, hc होगा 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी मीटर, 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी मीटर hc की ये वैल्यू होगी, ठीक है। ये याद रखना, ये यहाँ पुट करना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, 10⁻6 आएगा, फिर ये आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा हमारे पास 6.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। एनर्जी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया तुम्हें, कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये नेट जून 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, इस टाइम में मेरा JRF हुआ था और ये क्वेश्चन मैंने सोल्व भी किया था और मेरा आंसर भी सही आया था, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो इसको, तुमसे सोल्व, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और मैंने सोल्व किया था, ये आंसर मेरा सही आया था आराम से, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा इसका,
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, इसको आराम से पढ़ो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी का। देखो, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइज ए के शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम। के शेल, देखो जो बेरिलियम एटम है उसमें शेल होंगे, उनको नाम दिए हैं के एल, ठीक है, ये शेल है, ठीक है हमारे पास, के शेल ऑफ बेरिलियम एटम। 1 शेल इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू दी के शेल टू फिल दिस वैकेंसी। देखो बेरिलियम एटम में से के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल में से एक एटम के शेल में आ जाता है, ठीक है, टू फिल दिस वैकेंसी एंड एमिट ए फोटोन ऑफ एनर्जी। अब जब एल में से के में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एक एमिट करता है फोटोन 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इन द प्रोसेस ऑफ दिस आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल शेल इज, इसमें जो एल शेल का आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो फोटोन ने आयनाइज्ड किया इलेक्ट्रॉन के शेल में से, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। देखो एक बेरिलियम एटम है जिसमें दो शेल है, एक के शेल है, एक एल शेल है। अब क्या, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 11562 है, एक आयनाइज करता है के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को। ये के शेल है, ये यहाँ से एक फोटोन आया, ये आयनाइज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, और इसकी एनर्जी है 115.62 फोटोन की किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, खाली वैकेंसी होगी। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, ठीक है, जम्प टू दी के शेल टू फिल दिस वैकेंसी एंड एमिट ए फोटोन ऑफ एनर्जी। और जब नीचे आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और जो इस प्रोसेस में जो एल शेल है इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव बाइंडिंग, मतलब इतनी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा यहाँ से, प्लस 6.4 देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो पहले हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। के शेल की बाइंडिंग एनर्जी, के शेल की यदि हमें बाइंडिंग एनर्जी पता लग जाए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली ये एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जो बाकी पार्ट बचा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, यहाँ से देखो 109 ये डिफरेंस है और 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लेवल है। तो जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी के शेल की वो होगी -6.4 -109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आएगा, 6 करके क्या आएगा, -402.611.115.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी के शेल की। तो जो के शेल की बाइंडिंग एनर्जी है वो है -115.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पर फोटोन इंसिडेंस करा रहे हैं 115.62 का। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी फोटोन की एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये नहीं माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसका कुछ पार्ट तो गया इस एनर्जी में, इसको जीरो करने में, और कुछ पार्ट गया काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आएगा 115.62 माइनस 115.6, तो ये आएगा 60, तो 0.02 इंटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये किलो में इसको करेंगे 0.02 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर सही होगा। तो हमें बेसिकली के शेल की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, और बाइंडिंग एनर्जी हमें पता लग गई इसकी कितनी है। तो जितना फोटोन गया वो उसका कुछ पार्ट तो गया, ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही है, कुछ पार्ट गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, कुछ पार्ट गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में और कुछ पार्ट गया उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी होगा फोटोन की एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब हम वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं, वहाँ पे जो वर्क फंक्शन है बेरिलियम एटम का वही बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी इसलिए थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के बहुत ईजी समझे, और इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है।
ठीक है। तो ये जून 2018 JRF में पूछा गया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और इसमें मेरा JRF हुआ था। ठीक, और ये क्वेश्चन भी किया था मैंने, ये क्वेश्चन मेरा सही था।